कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ कर्जों की वजह से तबाह हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कल सुबह पाकिस्तान का तमाम कर्ज माफ हो जाए तो मुल्क के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईएमएफ और फॉरेन लेंडर्स पाकिस्तान को जानबूझकर कर्ज देते हैं ताकि उस पर हुक्मरानी कर सकें। मगर असल सवाल ये है, कर्जा होता क्या है? और उससे भी ज्यादा अहम सवाल, क्या कर्जा खुद मसला है या कर्जा किसी और गहरे मसले की निशानी है? आज हम पाकिस्तान के डेट क्राइसिस को सिर्फ हेडलाइंस की नजर से नहीं देखेंगे। हम इसे इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशंस, इंसेंटिव्स, स्टेट कैपेसिटी, टैक्सेशन और पॉलिटिकल सिस्टम्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग इवेंट्स को देखते हैं मगर यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक सिस्टम्स को देखती हैं। और जब हम पाकिस्तान के कर्जों को सिस्टम की नजर से देखते हैं तो तस्वीर काफी मुख्तलिफ नजर आती है। अब सवाल यह है, कर्जा असल में होता क्या है? सिंपल अल्फाज में, कर्जा फ्यूचर की इनकम को आज इस्तेमाल करने का नाम है। यानी आप आज पैसा लेते हैं और वादा करते हैं कि कल उसे वापस करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट लैपटॉप खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है तो वो असल में अपनी मुस्तकबिल की इनकम को आज यूज कर रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि फिर कर्जा बुरा क्यों समझा जाता है? यहां एक और बात समझिए, कर्जा खुद ना अच्छा होता है ना बुरा। उसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसा किस चीज पर खर्च हुआ। अगर लोन से फैक्ट्री बनी हो, रोड्स बनी हो, पोर्ट्स बनी हो, इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हो, तो मुस्तकबिल में इनकम भी पैदा होगी और लोन भी वापस हो जाएगा। मगर अगर कर्जा रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए लिया जाए तो फिर मसला पैदा होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दीजिए, साउथ कोरिया ने 1960 और 1970 में बहुत कर्जे लिए। चाइना ने भी डेवलपमेंट की मुख्तलिफ मराहिल में कर्जा यूज किया, लेकिन उन्होंने कर्जे को प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट किया। यानी कर्जा इनकम पैदा करने वाली मशीन बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि कर्जा का मसला कर्जा नहीं, असल मसला यह है कि कर्जा किस मकसद के लिए लिया गया। तो इससे हमें यह समझ आती है कि पाकिस्तान के डेट क्राइसिस को समझने के लिए पहले यह देखना होगा कि कर्जा यूज कैसे हुआ। अब सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान को हर कुछ साल बाद आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? डेफिनेशन समझिए, जब किसी मुल्क के खर्च उसकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी घर का खर्चा उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर एक फैमिली की इनकम 100 रुपए और 0 पैसे हो और उसके खर्च 130 रुपए और 0 पैसे हो तो हर महीने 30,000 का गैप पैदा होगा। ये गैप या तो सेविंग्स से पूरा होगा या कर्ज से या एसेट्स बेचकर। स्टेट्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स कई दफा इतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती जितना वो खर्च करती हैं। रिजल्ट, गैप पैदा होता है और उस गैप को कर्ज से पूरा किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिफेंस स्पेंडिंग, सब्सिडीज, डेट सर्विसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डेवलपमेंट स्पेंडिंग का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहा, लेकिन टैक्स कलेक्शन उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। यहां डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। अक्सर लोग समझते हैं कि डेट क्राइसिस बैंकिंग का इशू है, मगर असल में ये गवर्नेंस और टैक्सेशन का इशू भी है। क्योंकि जब स्टेट अपने शहरियों से मुनासिब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकती तो उसे लेंडर्स की तरफ देखना पड़ता है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि डेट क्राइसिस की बुनियाद सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस में भी होती है। मगर फिर सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान टैक्स कम क्यों कलेक्ट करता है? अब असल बात समझिए, किसी भी मॉडर्न स्टेट की ताकत का सबसे अहम सोर्स टैक्स होता है। टैक्सेशन का मतलब है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ हिस्सा कलेक्ट करती है ताकि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पर, रोड्स, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब टैक्स रेवेन्यू से चल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन इतनी अहम है तो फिर मसला क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए, दुनिया की सक्सेसफुल स्टेट्स ने पहले इफेक्टिव टैक्स सिस्टम्स बनाए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, सब ने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन कैपेसिटी को मजबूत किया।
पाकिस्तान में भी टैक्स सिस्टम मौजूद है, मगर टैक्स बेस रिलेटिवली नैरो रहा, यानी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा फॉर्मली टैक्स नेट में नहीं आता। यहां डीपर मीनिंग समझिए। टैक्स सिर्फ पैसा कलेक्ट करने का मैकेनिज्म नहीं होता। टैक्स स्टेट और सोसाइटी के दरमियान रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। जितना ज्यादा स्टेट अपने शहरियों से टैक्स कलेक्ट करती है, उतनी ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की डिमांड पैदा होती है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि डेट क्राइसिस का एक पहलू टैक्सेशन और स्टेट कैपेसिटी भी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और सिस्टम इस क्राइसिस को ड्राइव करता है, और वो है ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम। अब सवाल यह है, पाकिस्तान को अक्सर डॉलर्स की कमी क्यों होती है? फॉरेन एक्सचेंज से मुराद वो करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती हैं। आज के जमाने में सबसे अहम करेंसी यूएस डॉलर है। मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है तो पेमेंट डॉलर्स में करनी होती है, चाहे ट्रांजैक्शन कराची में हो या लाहौर में। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कई दफा इंपोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंड रही है। ऑयल, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, टेक्नोलॉजी। लेकिन एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही। रिजल्ट, कंट्री से डॉलर ज्यादा निकलते हैं और कम आते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर पैदा करता है। अब डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। ये सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं, ये प्रोडक्टिविटी का मसला है। क्योंकि जो मुल्क ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, और जो ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है उसके पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आती है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि डेट क्राइसिस और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आईएमएफ पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। कुछ लोग कहते हैं आईएमएफ इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का टूल है। मगर सबसे पहले सवाल पूछिए, आईएमएफ है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उन कंट्रीज को टेम्पोररी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है जहां फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी घर का कैश फ्लो टेम्पोररी तौर पर कोलैप्स हो जाए तो वो इमरजेंसी लोन ले सकता है। आईएमएफ कुछ हद तक इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह का रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए, आईएमएफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। अब डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। आईएमएफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो लेंडर है, और हर लेंडर रिस्क को कम करना चाहता है। इसीलिए आईएमएफ रिफॉर्म्स की कंडीशंस रखता है। टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स, फिस्कल डिसिप्लिन, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स। यहां डिबेट पैदा होती है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं, कुछ कहते हैं इनके सोशल कॉस्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मगर एक बात वाज़ेह है, आईएमएफ अक्सर सिम्टम्स को मैनेज करता है, डिजीज को नहीं। तो इससे हमें यह समझ आती है कि आईएमएफ को समझने के लिए हमें पहले पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी को समझना होगा। यह पाकिस्तान की सबसे मशहूर एक्सप्लेनेशंस में से एक है। कर्ज इसलिए है क्योंकि करप्शन है। अब सवाल यह है, क्या यह एक्सप्लेनेशन काफी है? करप्शन से मुराद पब्लिक अथॉरिटी का प्राइवेट गेन के लिए मिसयूज है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ऑफिशियल पब्लिक फंड्स को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करे, यह करप्शन है। मगर हिस्टोरिकल एनालिसिस कुछ और बताता है। कई कंट्रीज करप्शन के बावजूद ग्रो करती रही हैं, और कई कंट्रीज रिलेटिवली कम करप्शन के बावजूद स्टैग्नेंट रही हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिर्फ करप्शन से डिटरमिन नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस, सब फैक्टर्स मिलकर रिजल्ट्स पैदा करते हैं। डीपर मीनिंग यह है कि करप्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर वो पूरी कहानी नहीं। अगर हम सिर्फ करप्शन को ब्लेम कर दें तो हम स्ट्रक्चरल इश्यूज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इससे हमें यह समझ आती है कि डेट क्राइसिस मल्टीपल सिस्टम्स का रिजल्ट है। अगर कल पाकिस्तान का तमाम एक्सटर्नल डेट माफ हो जाए तो क्या होगा? अक्सर लोग समझते हैं कि तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे, मगर इकोनॉमिक्स इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक फैमिली हर महीने 100 कमाती है और 130 खर्च करती है। अगर उसका पुराना कर्जा माफ भी हो जाए लेकिन स्पेंडिंग और इनकम का गैप वैसा ही रहे, तो कुछ अरसे बाद वो फिर कर्जे में चली जाएगी।
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कई कंट्रीज को डेट रिलीफ मिला, मगर सक्सेसफुल वही हुई जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया। डीपर इंटरप्रिटेशन ये है कि डेट स्टॉक और डेट फ्लो अलग चीजें हैं। स्टॉक से मुराद पुराना एक्यूमुलेटेड कर्जा, फ्लो से मुराद हर साल का नया डेफिसिट। अगर फ्लो का मसला सॉल्व ना हो तो स्टॉक दोबारा जमा हो जाता है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि डेट फॉरगिवनेस मैजिक सॉल्यूशन नहीं, असल सवाल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का है। अब तक की डिस्कशन को जोड़कर देखिए, डेट क्राइसिस को सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू समझना गलती होगी। यह असल में कई सिस्टम्स का इंटरसेक्शन है। टैक्सेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स, स्टेट कैपेसिटी, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिविटी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर टैक्स रेवेन्यू कम हो, इंपोर्ट्स ज्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो, एनर्जी लॉसेस ज्यादा हो और स्टेट को रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए कर्जा लेना पड़े, तो डेट प्रेशर नेचुरली बढ़ता जाएगा। यानी कर्जा अक्सर डिजीज नहीं होता, कर्जा डिजीज का सिम्टम होता है। मगर लेक्चर खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान का डेट क्राइसिस सिर्फ लेंडर्स की साजिश है, या सिर्फ करप्शन का नतीजा है, या सिर्फ आईएमएफ की वजह से पैदा हुआ है? एकेडमिक एनालिसिस आमतौर पर कहता है कि इनमें से कोई एक एक्सप्लेनेशन काफी नहीं। पाकिस्तान का डेट क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक फिनोमिनन है। इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का रोल भी है, ट्रेड स्ट्रक्चर का रोल भी है, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स का रोल भी है, स्टेट कैपेसिटी का रोल भी है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का रोल भी है। इसलिए जब हम कर्जे की बात करते हैं तो असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया। असल सवाल ये होना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी प्रोडक्टिव, कंपेटिटिव और इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग कब होगी कि उसे बार बार कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, मुल्क कर्जा लेकर तबाह नहीं होते,